चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 21 एजेंडे रखे गए और 19 को मंजूरी दी गई है। बैठक में 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू करने पर सहमति बनी। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 6 जिलों के 17 गांव और सेक्टरों की तहसील बदली गई है। टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों की अधिकतम अवधि तय करने को भी मंजूरी मिली है। एनसीआर में पेट्रोल सीएनजी गाड़ियां 12 साल और डीजल गाड़ियां 10 साल तक चल सकेंगी। नगर निगम, नगर परिषद व पालिकाओं के लिए नया हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 भी मंजूर किया गया। एचसीएस परीक्षा के पेपर बढ़ाए गए हैं। वहीं पुलिस भर्ती में एनसीसी प्रमाण पत्र अतिरिक्त अंक मिलेंगे। एग्रीगेटर, ओला, उबर के लिए भी नया नियम तय हुआ है। 1 जनवरी 2026 से बेड़े में केवल ग्रीन एनर्जी वाहन शामिल होंगे। पंचायत, शिक्षा, खनन विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली है। प्रदीप शोकंद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कि कुल 21 एजेंडे रखे गए थे। 19 एजेंडे ऐसे हैं जिनको मंजूरी मिली है। क्या कुछ रहा कल की बैठक में? बिल्कुल, देखिए, कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई और तमाम कैबिनेट मंत्री उसके अंदर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई और टोटल जो है 21 एजेंडे कैबिनेट की बैठक में जो है रखे गए और उनमें से 19 एजेंडों पे कह सकते हैं कि एजेंडों को मंजूरी जो है कल मिली है और ये कल अहम बैठक रही और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब कैबिनेट की बैठक के बाद जो है तमाम जानकारी भी साझा जो है की है। विधानसभा का शीतकालीन सेशन 18 दिसंबर से शुरू करने पर जो है सहमति बनी है। नागरिकों को बेहतर सेवा देने के लिए 6 जिलों के 17 गाँव सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की जो है मंजूरी है वो भी कल दी गई है। ऑल इंडिया और अन्य परमिट पर चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी और डीजल टूरिस्ट गाड़ियों के लिए एनसीआर और नॉन एनसीआर क्षेत्रों में अधिकतम अवधि 10 से 15 साल जो है तय की गई है। सभी नगर निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका को एक कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 को जो है मंजूरी दी है। एचसीएस मुख्य परीक्षा में अब 4 की जगह 6 पेपर देने होंगे। हिंदी, इंग्लिश और 4 जीएस होंगे। कुल 600 अंक के ये जो है पेपर रहेंगे और आपको बता दें कि पहले 4 पेपर दिए जाने थे, अभी जो है नए हिसाब से जो कह सकते हैं कि 6 पेपर जो है दिए जाएंगे। हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा समूह नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी। कांस्टेबल एसआई भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट से जो है 1 से और 3 अंक अतिरिक्त वेटेज और नॉलेज टेस्ट के लिए 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने की भी मंजूरी कल जो है दी गई है। ओला, उबर जैसी एग्रीगेट्स को जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी वाहनों के बेड़े में शामिल करने का जो है निर्णय लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए खास तौर पर यह जो है निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनको लेकर भी निजी विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक मानकों का पालन न करने पर उनके प्राधिकारियों को भंग करने और प्रशासनिक नियुक्त करने के लिए बिल के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। जिला शिक्षकों पीआरटी, जेबीटी, एचटी के नए आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी है और कह सकते हैं कि विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाने और अवैध खनन रोकने हेतु स्वीकृति पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की सिफारिश से जो है वो भी मंजूर कर दी गई है। और कह सकते हैं कि कई ऐसे मुद्दे थे कल के जो बैठक में जिनको जो है मंजूरी दी गई है और 21 एजेंडों के ऊपर जो है कल बातचीत रखने की जो है बातचीत हो रही थी, लेकिन उनमें से जो 19 एजेंडे ऐसे हैं जिनको मंजूरी मिल गई है और कह सकते हैं कि ये तमाम ये जो एजेंडे रहे हैं वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जनता के लिए फायदेमंद भी रहने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता के लिए फायदेमंद रहने वाले हैं, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं इन एजेंडों में जो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जनता से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में ये एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, एग्रीगेटर, ओला, उबर के लिए भी एक नया नियम तय हुआ है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 1 जनवरी 2026 से बेड़े में केवल ग्रीन एनर्जी वाहन शामिल होंगे। इसका कितना असर देखने को मिलेगा प्रदीप?
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ग्रीन एनर्जी वाहनों को शामिल किया जाएगा, उसमें या तो सीएनजी के वाहन होंगे या फिर इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, उससे पोल्यूशन में काफी राहत मिलेगी। क्योंकि आजकल पोल्यूशन का हम देख रहे हैं कि कई हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनके अंदर अभी भी हालात बहुत गंभीर हैं। कहीं ना कहीं उनको देखते हुए ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो 2026 के अंदर जो नई गाड़ियां इनके अंदर जो शामिल होंगी, उन गाड़ियों के ऊपर जो है खास तौर पर ये कह सकते हैं कि लागू होगा। जो पहले से गाड़ियां चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो नई गाड़ियां कंपनियों के अंदर अपनी कोई भी लगाएगा तो उसको इन मानकों का जो है जो मानक रखे गए हैं इनके अकॉर्डिंग ही वो अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, और इससे काफी फायदा रहेगा। क्योंकि पोल्यूशन आज की समय में एक कह सकते हैं कि बहुत गंभीर समस्या है, और जिससे सभी लोग प्रभावित हैं, कोई एक नहीं कह सकते इससे। और इसमें कह सकते हैं कि सरकार के साथ साथ आमजन को भी जो है जागरूक होना पड़ेगा, और तभी जाकर इसके ऊपर जो है काबू पाया जा सकता है। क्योंकि पोल्यूशन जिस प्रकार से अब की बार देखने को मिला है, बारिश नहीं हुई है, बारिश न होने के कारण जो है लगातार पोल्यूशन की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है, गंभीर स्थिति है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता अब की बार पड़ी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत असर इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि वाहनों से खास तौर पर पोल्यूशन आजकल बढ़ रहा है। वैसे तो पोल्यूशन कई चीजों से बढ़ रहा है, अकेला वाहनों से नहीं कह सकते, लेकिन वाहनों की खास अब कह सकते हैं कि भूमिका इसलिए रहती है क्योंकि वाहन जो है बढ़ गए हैं, और आजकल जो है हर व्यक्ति अपने एक निजी वाहन का भी प्रयोग करता है। अगर निजी नहीं है तो वो रेंटल का जरूर प्रयोग करता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वाहनों की एक अहम भूमिका पोल्यूशन के अंदर है, और उसको कम करने के प्रयास निरंतर जो है किए जा रहे हैं। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कल ये एक अहम कह सकते हैं कि फैसला लिया गया, और जो है और जो भी कंपनियों के अंदर गाड़ियां लगाएंगे उनको सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो जो चलाए जाएंगे। जी बिल्कुल, जो सीएनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर वो ओला उबर में देखे जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि नए शामिल भी हो सकते हैं, ऐसे में तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। और हालांकि जिस तरीके से लगातार हर साल हम देखते हैं प्रदूषण का लेवल कितना ऊपर तक पहुंच जाता है, 300-500 क्रॉस कर जाता है, कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर होता हुआ मिलेगा। ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि दिल्ली एनसीआर में जो पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों को लेकर जो एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि इतनी एज तक वो रह सकती हैं, 12 साल तक, डीजल की गाड़ियां 10 साल तक उन्हें परमिट मिलेगा कि आप चला सकते हैं। तो ऐसे में लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर? कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो व्हीकल है अगर वो सही कंडीशन में है तो फिर इतने कम सालों के लिए उसको क्यों एग्री किया गया है चलाने के लिए। तो अभी फिलहाल कैसा प्रतिक्रिया है, क्या लोगों का कुछ कहना है इस चीज को लेकर, प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए आमजन का बिल्कुल साफ तौर पर कहना सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भी ये बात पहले सामने आई थी कि 15 साल से ऊपर जो गाड़ी हो गई है वो नहीं चलाई जा सकती, और पेट्रोल की और डीजल की 10 साल के बाद एनसीआर में नहीं चलाई जा सकती। उसको लेकर काफी लोगों में रोष भी देखने को मिला था, और वही कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है लोगों के अंदर जो है रोष हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से 12 साल कर दी गई है गाड़ी कि 12 साल तक चला सकते हैं, लेकिन कई आम जन का ये भी कहना है कि उनकी गाड़ी बहुत कम चलती है, उनकी मेंटेनेंस वो टाइम से करवाते हैं। तो वो उनका ये मानना है कि इन मापदंडों की बजाय अगर ऐसा किया जाए कि गाड़ी चाहे 15 साल चलाए 12 साल की बजाय, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गाड़ी को चेकआउट करवाते रहना चाहिए कि ये पोल्यूशन फैला भी रही है कि नहीं फैला रही है। क्योंकि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो मात्र 4 से 5 साल में ही इतनी ज्यादा चलाई जाती हैं कि पोल्यूशन करना लग जाती हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि 12-13 साल चलने के बावजूद भी साफ सुथरी होती हैं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उनकी टाइम पर मेंटेनेंस जो वो होती रहती है, सर्विस टाइम पे होती रहती है। तो ऐसे में उनका जो आम जन का ये मानना है, क्योंकि उनके पास गाड़ी कम चलती है, वो काम होने पर ही, जरूरत होने पर ही गाड़ियों को घर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियां साफ सुथरी भी होती हैं और उनसे ज्यादा पोल्यूशन कह सकते हैं कि नहीं फैलता। तो ऐसे में उनका यही मानना है कि गाड़ी अगर हमारी ठीक है तो हम दूसरी गाड़ी पे पैसे क्यों लगाएं, और उस गाड़ी की कीमत जब उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो कह सकते हैं कि गाड़ी की कीमत बहुत डाउन हो जाती है, और नई गाड़ी के ऊपर उनको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे में आमजन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिए गए हैं कल कैबिनेट की बैठक के बाद। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा। प्रदीप, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कि 21 एजेंडे थे जो रखे गए थे, और 19 एजेंडे ऐसे जिनको मंजूरी मिली है, जिसमें कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी जिक्र किया जाए, उसकी तारीख को लेकर सहमति बन गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले वेद प्रकाश जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। हरियाणा कैबिनेट की कल बैठक हुई, 21 एजेंडे ऐसे रखे गए इस बैठक में जिसमें कि 19 एजेंडे हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि
अब उसको लेकर भी डेट फाइनल हो गई है, उस पर सहमति बनी है कि 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? तो इसका भी सरकार का जी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो यही है कि शीतकालीन अधिवेशन 18 तारीख से बुलाया जाएगा। ये 3 दिन चलेगा। अब उस 3 दिनों के अंदर विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ जनता के मुद्दे रखेंगे और जितनी जन समस्याएं हैं, चाहे नौकरी की है, चाहे महंगाई की है, चाहे भ्रष्टाचार की है, चाहे कोई अन्य मामले हैं, इन सब को संसद में विधानसभा में रखकर उन पर एक बहस की मांग की जाएगी। जी। और सरकार क्या अपना एजेंडा प्रस्तुत करती है, ये विधानसभा में प्रस्तुत सेशन के समय पता चलेगा। वहीं जो सरकार ने कुछ अपने रूटीन के काम किए हैं, HCS की परीक्षाओं की भर्तियों के अंदर 4 की बजाय 6 पेपर किए हैं। अब देखते हैं उनके क्या परिणाम निकलते हैं। अभी तक जिस तरह HPSC काम कर रही है, वो तो लगता तो नहीं है कि वो निष्पक्षता और स्वतंत्रता से कर रही है। उसका आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण जो ताजा आया है, जो अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए हैं, वो जितनी नियुक्तियां उतनी नहीं लगाए, 151 लगाए हैं केवल, जबकि 613 थी। पिछड़े वर्ग के केवल 9 लगे हैं और EWS के 5 हैं और 4 या 5 SC वर्ग के हैं। तो सरकार का जो रवैया है उसमें हरियाणा के 8% लगे हैं, सारे बाहर के लगाए गए हैं। अब इस जो नया जो इन्होंने HCS भर्तियों के लिए 6 पेपर किए हैं, उनका क्या परिणाम निकलेगा, ये तो जब नया रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। वहीं कुछ नगर पालिका का संशोधन में कुछ नियम बनाए हैं प्रशासनिक दृष्टि से कि भाई सभी लोग एकजुट होकर सारी नगर पालिकाओं को एक एक्ट के तहत लाया जाए, क्योंकि अभी तक अलग अलग थी। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किया गया है। अब उसके क्या परिणाम निकलेंगे, कोई ऐसा निर्णय कैबिनेट ने नहीं किया है जिस पर हम ये कह सकें कि भाई इसका आम जन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव होगा। कुछ प्रशासनिक निर्णय किए हैं और कुछ सरकार ने ये शिक्षा अपने ये परीक्षा के संदर्भ में निर्णय किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई बहुत ज्यादा कैबिनेट ने कोई ऐसा निर्णय किया है जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सके। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा निर्णय हुआ है तो आप सवाल कर लें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है वेद प्रकाश जी, लौटूंगे आपके पास। प्रोफेसर विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, 21 एजेंडों में से 19 एजेंडे हैं जो कि मंजूर किए गए हैं और हरियाणा विधानसभा सत्र की तारीख जो आई है शीतकालीन सत्र की, वो भी 18 दिसंबर पर सहमति जताई गई है। लेकिन वेद प्रकाश जी का कहना है कि आम जनता के लिए कोई इतना बड़ा फैसला हरियाणा कैबिनेट की बैठक में नहीं लिया गया है जिसके ऊपर चर्चा की जाए। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सविष्का जी, मैं फैसलों पर और फैसलों का जो आम जनता पर जो बड़ा जबरदस्त प्रभाव, सुखद प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस पर जरूर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वर्षों तक, दशकों तक अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा तक इंपोर्ट कर इटली से बनवा कर रखी हुई, जो अंग्रेजों द्वारा पैदा की हुई पार्टी, अंग्रेजों द्वारा संचालित, जिनके अध्यक्ष भी अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजी सिटिंग सेक्रेटरी हो जाते थे कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ बाहरी की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा युगांडा का बच्चा या कौन सा यूलेली का बच्चा जो है, या थाईलैंड का बच्चा या इटली का बच्चा जो है हरियाणा के अंदर लगा है। कोई ऐसा कैंडिडेट मेरे ध्यान में तो नहीं आया। भारत के संविधान की बात करने वाले लोग जो ड्रामा करते हैं, संविधान की किताब जो अंदर से खाली होती है, बाहर से कवर दिखाकर देखते हैं। 8% लोग हैं जो हरियाणा में लगे, ये वेद प्रकाश जी ने कहा था। प्रोफेसर विदु रावल जी, क्या कहा था जी? 8% लोग हैं जो सिर्फ हरियाणा के हैं। देखिए, जो लगे हैं। कोई नियम वेद प्रकाश जी को ऐसा, वेद प्रकाश जी सीनियर आदमी हैं, बड़े साल हो गए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की सेवा करते हुए उन्हें, तो वो बता दें ऐसा कोई नियम जो देश के संविधान जो रोकता हो। उल्टा मैं उनको नियम बताता हूँ। आर्टिकल 14 जो है देश का, वो इस देश के अंदर जो है समान अधिकार देता है। एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैन टेक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के संविधान का 15वां जो आर्टिकल है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। देश के संविधान का 16वां जो आर्टिकल है वो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। तो थोड़ा संविधान को पढ़ भी लिया करें ड्रामा करने के अलावा। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल जी, अब आप अपने उस सवाल पर आइए जिसका आप जवाब देना चाह रहे थे, जो आपने कहा था कि जनता के लिए जो फैसले लिए गए हैं, आप उसके बारे में चर्चा कीजिए। जी देखिए, बड़ा हैरान करने वाली बात है
जिन जिला शिक्षकों को अपने घर से 300 किलोमीटर तक बाहर हरियाणा के अंदर एक कोने से दूसरे कोने में जाना पड़ता रहा हो, वो जो सुविधा जो है उसको ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये देख नहीं पा रहे कि किस प्रकार से नई नीति के तहत जो है पीआरटी, जेबीटी, हेड टीचर, क्लासिकल और वर्नाकुलर टीचर्स के लिए कैडर परिवर्तन की नीति जो है, जिसमें शिक्षक संतुष्टि पर ध्यान दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है। आज तक शिक्षक को पनिश किया जाता था, पनिशमेंट पोस्टिंग हुआ करती थी, और वो भी कब सुधार जो है वो पारदर्शी और तकनीक आधारित होने वाला है, जिसमें विशेष रूप से महिला शिक्षकों विशेष श्रेणी, जिसमें दिव्यांग, गंभीर बीमारी या विधवा, कोई तलाकशुदा है या 40 वर्ष से अधिक आयु की कोई अविवाहित महिला है, सैन्य या सैनिकों की कोई जीवन साथी है, या दिव्यांग बच्चों की कोई माता है या माता पिता भी हो, और इसके अलावा पुरुषों की भी बात करें और महिलाओं की भी बात करें, पुरुष बात करें, तो जो 12 महीने के भीतर जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं ऐसे टीचर्स जो कैंसर पीड़ित हैं, जो डायलिसिस पर हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी अभी हाल ही में हुई है, या जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ है, उन सबको जो है फैसिलिटेट करके उनके लिए सुखद बनाने, इसको वेद प्रकाश जी कुछ भी नहीं मान रहे हैं। इसी प्रकार से चलता रहेगा हरियाणा जिस प्रकार से लूटा करते थे केवल प्रॉपर्टी डीलरों के साथ। ये नहीं मान पा रहे हैं किस प्रकार 6 जिलों के लगभग 17 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनको असल जो है, जिनका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो करीब 40 किलोमीटर दूर होता था, तहसील उनसे 25 किलोमीटर दूर होती थी। तो उनमें किस प्रकार से भौगोलिक नजदीकी देखते हुए और जन सुविधा के अनुसार रीऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी गई है। ये नहीं देख पा रहे कि किस प्रकार से राज्य लेखा निर्देशालय के ग्रुप ए, बी और सी के पदों के लिए किस प्रकार से जो है सेवा नियमों का मसौदा तैयार किया गया। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया पंजाब पुलिस रूल 1934 में। नहीं देख पा रहे कि बीएनएसएस जो है उसमें किस प्रकार से 24 डिप्टी और 24 असिस्टेंट डायरेक्टर जो है लाभ देने वाले। मैं बड़ा हैरान हूँ और देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकताएं कहाँ पर है, केवल हल्ला मचा। ठीक है प्रोफेसर दुरावल जी, वेद प्रकाश जी की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अब उनसे सवाल मुझे लेना था, लेकिन मैं एक और जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। वेद प्रकाश जी ने ये कहा था कि जो आम जनता से जुड़े हुए हैं ऐसा कोई फैसला कैबिनेट की बैठक में मंजूर नहीं किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2026 से जो केवल सिर्फ ग्रीन एनर्जी वाहन शामिल किए जाने हैं, हरियाणा की कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि ओला उबर के लिए नया नियम तय हुआ है। आप दोनों जुड़े, बेहद शुक्रिया जुड़े और बातचीत की। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि देखिए लगातार हरियाणा में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में ये एक फैसला कि ओला उबर के लिए भी नया नियम तय हुआ है, 1 जनवरी 2026 से बेड़े में केवल ग्रीन एनर्जी वाहन शामिल होंगे। तो ये एकमात्र एक ऐसा फैसला भी है जो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आम जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग प्रदूषण से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और अगर इस तरीके के नियम में बदलाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों में और फिर सालों में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नजदीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। एचसीएस नियमों में भी संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में जो एचसीएस के नियम संशोधनों में को मंजूरी दी गई है, उसमें मुख्य रूप से एचसीएस परीक्षा के लिए पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर कर दिए हैं, जिनके कुल अंक 600 होंगे। संशोधित जो ढांचे अनुसार पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100 अंक के होंगे और इसके अलावा अब 4 जर्नल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100 अंक का 100 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा।
जो केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा और 200 अंक का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट भी वैसा ही रहेगा और 75 अंक का होगा। कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव किया गया है। हमारे माइनिंग विभाग के पदों में भी जो रेजोल्यूशन चल रहा था उसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार लगातार अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए हमने माइनिंग की दक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 632 थी पहले, जो बढ़ करके 890 करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।